अता तारड़ सरगर्म हैं जो खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं, जिस पर फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो मामले को देखें। लुटेरों के, ज़मीर फरोशों के, चोरों के, डाकुओं के, रिश्वत लेने वालों के नोटों से अगर कायदे-आज़म की तस्वीर गायब हो जाती है तो वो भी यही बात करेंगे, क्यों ना हम डॉलर में चोरी करना शुरू कर दें, डॉलर चोरी करने पर नजरें जमा लेंगे। पैसों के बदले अपने ज़मीर बेचने वाले लोटों को तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ऐसा ही है ना नाजरीन? और इस सब के पीछे जरदारी का दिमाग है। इलेक्शन में इन्होंने जो किया वो सबके सामने है। इनके गुजरात की जो स्टेटमेंट्स है, आप धमकी कह दें, तड़ी कह पैसे दे रहे हैं, लोगों की मदद से अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहते हैं और उस तवालत से मजीद पैसे कमाना चाहते हैं। सही, ये पिछले 40 साल से यही होता आया है। पैसा पैसा बनाना है, आपने सियासत में आकर पैसा बनाना है और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करना है। 40 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी। जब ये जाकर कहेंगे जी मुश्किल फैसले हैं, तो लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये मुश्किल फैसले 40-40 करोड़ में हो रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा कोई नहीं, फिक्र नहीं करें, मिलकर पैसा लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वोट को इज्जत दो के बाद अब नोट को इज्जत दो पर आ गए हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। सारे इत्तेहादी जो हैं वजारतों में ये दिखाएं कि जनाब हम तनख्वाहें नहीं ले रहे, हम कोई पेट्रोल नहीं ले रहे, सब बिजली हम अपने पल्ले से दे रहे हैं। फिर मैं उनकी बातें मानूंगा कि जी मुल्क की खातिर जनाब वजारत कोई चीज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी इमरान खान के बयानिए का बल्ला मुखालिफिन पर बरसता चला जा रहा है। ज़मीर फरोशी की एक बार फिर से बाज़गश्त। तहरीक इंसाफ का शहबाज हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा इल्ज़ाम, डॉलर की ऊंची उड़ान और शहबाज शरीफ का हंगामी इजलास। नाज़रीन, इमरान खान ने धांधली और ज़मीर फरोशी को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए, लेकिन उनके मुखालिफिन ने हर बार कह लें कि इक़्तिदार के लालच में उम्मीदवारों की बोलियाँ लगाई हैं, ज़मीरों को ख़रीदा गया और यही सबब था कि जिसकी वजह से पंजाब ने ज़िमनी इंतखाबात करवाना पड़े। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि हमारे रहबरों ने इससे भी कुछ नहीं सीखा और अब 22 जुलाई यानी परसों वज़ीर आला का इंतखाब है और इसके लिए फिर से जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान के मुखालिफिन उन्हें पंजाब में हुकूमत बनाने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। इस हवाले से एक बार फिर सियासत में कह लें कि ज़मीर फरोशी जैसे घिनौने कारोबार को फ़रोग दिया जा रहा है। मकसद क्या है? मकसद यही है कि जी किसी तरीके से इमरान खान की सियासी ताकत को बढ़ने ना दिया जाए। इसलिए हुकूमत की जानिब से सरेआम ये धमकियाँ, ये तड़ियाँ लगाई जा रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ के बंदे इधर उधर कर सके। और राना सनौला साहब तो बड़ी ढिठाई के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शो में ये बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ और काफ लीग इस मुमकिना धौंस धांधली और ज़मीर फरोशी को रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान राना सना के बयान की अखबारी खबर और टीवी टॉक शो का ट्रांसक्रिप्ट तलब किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ दायर की थी, आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज, मरियम औरंगज़ेब को भी फ़रीक बनाया था। अच्छा, परवेज़ इलाही की दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और राना सनाउल्लाह का धमकी आमेज़ बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। फिर इसी तरह वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुदाखलत पर तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह और हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुदाखलत पर तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अब काफ लीग और तहरीक इंसाफ कानूनी रास्ता अपना रहे हैं, जबकि हुकूमत अपना तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ज़मीर फरोशी को फ़रोग दे रही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ इस ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़ लाहौर लिबर्टी चौक में मुज़ाहरा भी कर रही है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। फवाद चौधरी साहब भी अपने इस क्लिप में इसी हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने फवाद चौधरी को, वो हुकूमत पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत तहरीक इंसाफ के अराकीन ख़रीदने की कोशिश कर रही है और इस हवाले से अता तारड़ सरगर्म हैं जो ख़रीदो फ़रोख्त का काम कर रहे हैं, जिस पर फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो मामले को देखें। अच्छा, फवाद चौधरी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के पंजाब के रुकन असम्बली मसूद मजीद का ज़मीर ख़रीद लिया है और मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए देकर तुर्की रवाना कर दिया गया है। अच्छा, पैसों के बदले ये जो ज़मीर बेचने पर मैंने हाल ही में अभी एक फ़िल्म देखी
कायदे आज़म जिंदाबाद, शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने देखी हो। अब ये फिल्म जो है, जिन्होंने देखी उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी मैं थोड़ा बता दूं कि इस फिल्म में मैंने ये सिनेमा में जाके फिल्म देखी, तो काफ़ी अरसे बाद मैंने सिनेमा जाके कोई फिल्म देखी। अच्छा, इस फिल्म की कहानी का जो निचोड़ है वो ये है कि इस फिल्म में जो रिश्वत लेते हैं या लुटेरे कह लें, लुटेरों के जो नोट थे, नोट उससे कायदे आज़म की तस्वीर ही गायब हो जाती है। अब जारी बात है, कायदे आज़म की तस्वीर गायब हो गई तो वो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते थे, उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, तस्वीर कैसे वापस लेकर आएँ। अब ये जो लुटेरे थे ना, कहानी दिलचस्प तब हुई जब वो जिसको बताते थे नोटों के बारे में कि जी नोटों में से कायदे आज़म की तस्वीर मिट गई, जिसको बताते थे, सुनने वाले के साथ भी यही होता था कि उसके नोटों से भी कायदे आज़म की तस्वीर मिट जाती थी। आप यकीन जानिए, मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अचानक मेरे दिल में ये आया कि काश ये जो फिल्म में हो रहा है हकीकत में भी ऐसा हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हकीकत में कि हमारे मुल्क के जो लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, रिश्वत लेते हैं, वो जो लुटेरे हैं, ज़मीर फरोश हैं, उनके नोटों से अगर कायदे आज़म की जो तस्वीर है वो मिट जाए और वो भी इतने ही परेशान हो जाएं कि क्या करें। लेकिन फिर मैंने साथ ही सोचा कि अगर हकीकत में ऐसा होगा तो आपको पता क्या होगा। फिल्म में भी कुछ लोग ऐसे दिखाए गए थे कि जो हाई लेवल के लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि हमने पैसे डॉलर में क्यों नहीं पकड़े। तो फिर मेरे जहन में ये है कि अगर हकीकत में ऐसा हो गया कि लुटेरों के, ज़मीर फरोशों के, चोरों के, डाकुओं के, रिश्वत लेने वालों के नोटों से अगर कायदे आज़म की तस्वीर गायब हो जाती है तो वो भी यही बात करेंगे कि क्यों ना हम डॉलर में चोरी करना शुरू कर दें, डॉलर चोरी करने पर नज़रें जमा लेंगे। अफसोस सद अफसोस। वैसे हकीकी ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं सकता, नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो यकीन मानिए पैसों के बदले अपने ज़मीर बेचने वाले लोटों को तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। ऐसा ही है ना नाजरीन। अब जो ज़मीर की मंडी लगाने का इल्ज़ाम फवाद चौधरी जरदारी साहब पे लगा रहे हैं कि उन्होंने लोटों की एक बार फिर से मंडी लगा ली है, और इमरान खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। उनका ट्वीट अंग्रेज़ी में है जिसका मैं तर्जुमा कर देती हूँ। अच्छा, क्या लिखते हैं जी कि एक बार फिर से सिंध हाउस वाली हॉर्स ट्रेडिंग के मनाजिर लाहौर में देखने को मिल रहे हैं, जहां बोलियां लगाकर उम्मीदवारों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। और इस सब के पीछे जरदारी का दिमाग है, जो एनआरओ हासिल करने के बाद लूटी दौलत से ज़मीर ख़रीद रहे हैं, जिनको जेल में। अब ये तो था इमरान खान का रद्द अमल। अच्छा, शेख रशीद ने भी ऐसे ही रद्द अमल का इजहार किया है। क्या कहना है शेख साहब का, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। जी, सुना आपने शेख रशीद को वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोट का हक़ वापस करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, शेख साहब भी जरदारी साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शेख रशीद साहब जरदारी साहब का जो रुख बयान कर रहे थे उसकी जो हकीकी सूरत हाल में मैं ज़रा बयान करना चाहूँगी। वो क्या है कि जी अब इस वक्त जो बॉल है ना, वो आप समझ लें जरदारी साहब की कोर्ट में है, जो कि है क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त क्या करी कि पूरे तरीके से अपनी हार को, अपनी शिकस्त को मान चुकी है, तस्लीम कर चुकी है। और जो नून लीग है उसके हाथ में अब अगर मैं कहूँ कि कुछ भी नहीं रहा तो आप लोग अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे। अच्छा, नून लीग ने इलेक्शन में अपना घोड़ा दौड़ाकर अच्छी तरह से देख लिया कि सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है, हकीकत क्या है, पूरी कह लें कि एड़ी चोटी का जोर लगा कर देख लिया, लेकिन नून लीग को हर तरह से मुँह की खाना पड़ी। अब इसलिए अब सब कुछ जरदारी साहब के हाथ में है कि अगर वो कुछ कर सके तो कर लेंगे। देखा जाए तो जरदारी साहब इस वक्त नून लीग की मदद कर रहे हैं कि किसी तरीके से नून लीग की हुकूमत बच जाए, क्योंकि जरदारी साहब सियासत के बेताज बादशाह हैं और उन्होंने ही नून लीग को विफाक में हुकूमत लेकर दी। इसलिए वो पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्त नून लीग पर कहने के प्रेशर, दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि मुल्की सूरत हाल आपको पता है बदतर से बदतर होती चली जा रही है। मईशत नून लीग से संभाली नहीं जा रही और ऐसे में नून लीग बहुत कंफ्यूज है और कंफ्यूज होके इंसान क्या करता है, गलत फ़ैसले करता है। तो नून लीग भी बुखलाहट में आकर गलत फ़ैसले करेगी, जिस तरह मुस्लिम लीग नून अब भी मुसलसल क्या करेगी, गलत फ़ैसले करके मईशत का नुकसान पर नुकसान किया चली जा रही है। और वैसे भी जब तक नून लीग इक़्तिदार में रहेगी तब तक ये जो सियासी सूरत हाल है ये कशीदा रहेगी, तब तक जो मईशत है वो मुश्किल रास्तों पर ही दर बदर भटकती रहेगी। अब इसका हल क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात। जब नए इंतखाबात होंगे उसके नतीजे में क्या होगा, एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी, फिर जाकर कहीं सियासी इस्तेहकाम आएगा, और जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर ऐसी सूरत में मईशत भी मुस्तहकम होगी और यूँ नए इंतखाबात के बाद मुल्क कह लें कि सही या दुरुस्त सम पर आ सकेगा। क्योंकि शहबाज हुकूमत इस वक्त बैसाखियों पर खड़ी है, जिसके पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, ये कमज़ोर हुकूमत है और इनके किसी सूबे में नंबर्स नहीं हैं। और शायद इसी को देखते हुए ये ख़बर भी गर्म है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ को ये पेशकश भी की है कि वो परवेज़ इलाही को ना सिर्फ पंजाब का वज़ीर आला बना ले, बल्कि मरकज़ में भी
वापस आ जाए। यानी ये तो आप कह लें कि सीधा सीधा थूक कर चाटने वाली बात हुई। और दूसरी अहम बात ये कि काफ लीग ने साफ साफ ये वाज़ेह कर दिया है कि वो वज़ीर आला के इंतखाब में तहरीक इंसाफ का साथ देगी। और अब सवाल ये भी है कि जी अब विफाक में भी मुस्लिम लीग काफ कैसे नून लीग के साथ खड़ी गई, कैसे खड़ी रहेगी? ज़रा सोचें। फ़र्ज़ करें कि अगर मुस्लिम लीग काफ विफाक में शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ देती है तो फिर इस हुकूमत की सारी कहानी क्या तमाम नहीं हो जाएगी? तमाम हो जाएगी। और अगर काफ लीग विफाक में शहबाज हुकूमत का साथ नहीं भी छोड़ती तो भी इसका मतलब यही होगा कि काफ लीग को सिर्फ अपनी वजारत से मतलब है, शहबाज हुकूमत से नहीं है। और वैसे भी काफ लीग को विफाक में भी वजारतें मिली हुई हैं, पंजाब में उनका वज़ीर आला आ जाएगा। यानी हर तरफ से अगर देखा जाए तो काफ लीग को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब जैसे कि मैंने बात की कि जी काफ लीग ने वज़ीर आला के इंतखाब में तहरीक इंसाफ के साथ चलने का फ़ैसला किया और इस फैसले पर फ़याज़ुल हसन चौहान बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने चौहान साहब को, वो चौधरी शुजात हुसैन को साबित कदम रहने पर खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि नून लीग ने काफ लीग के 10 अरकान को परवेज़ इलाही को वोट ना देने के लिए शुजात हुसैन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला, लेकिन शुजात हुसैन ने इस दबाव को मुस्तरद करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया और शुजात हुसैन ने पंजाब की वज़ारत आला के इंतखाब में अपने भाई चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत का खुलकर ऐलान कर दिया। अच्छा, शुजात हुसैन का अपने आम बयान में कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको मैंडेट मिला, हुकूमत करना उनका हक़ है। मैं एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी ये बात कह चुका हूँ। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए और गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। जो गरीबों के मसाइल हल करने में कामयाब होगा, हकीकी मायनों में उसी की गिनती पूरी हो जाएगी। लेकिन शहबाज हुकूमत सिर्फ अपनी गिनती पूरे करने के चक्कर में ज़मीर फरोशी पे उतरी हुई है और उल्टा ये तासुर देने के लिए कि जी वो अपने उम्मीदवारों को ज़मीर फरोशी से पता नहीं बचा रही है। इसीलिए अब खबर ये कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, मुरतब जो की है हिकमत अमली, पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान असम्बली 22 जुलाई तक निजी होटल में क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली एयरपोर्ट के करीब वाक़ होटल पहुँचना शुरू हो गए हैं। हमजा शहबाज होटल में हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। 22 जुलाई तक वज़ीर आला के इंतखाब के दिन तमाम अरकान असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में होटल से पंजाब असम्बली इजलास में जाएंगे। अच्छा, वैसे नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के शफाफ इलेक्शन के लिए दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर को नोटिस जारी करके कल तलब किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो उन्होंने अज़हर सदीक़ साहब एडवोकेट की वसातत से ये आज सुबह दरख्वास्त जो दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, IG पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली, चेयरमैन नैब को फ़रीक बनाया गया था। अब उम्मीद है कि जी धांधली की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मेरिट पर वज़ीर आला का इंतखाब होगा, लेकिन इस वक्त मईशत के हालात आपके सामने हैं। अच्छा, मिफ्ता साहब कुछ फरमा रहे हैं, सवाल अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, मंतकें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। इन बातों से जो घिसी पिटी बातें की जाती हैं, सफाइयाँ दी जाती हैं, मंतकें पेश की जाती हैं, आए दिन स्क्रीन पर आकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको माइक मिलता है, आपको कैमरा नज़र आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो आप ये घिसी पिटी दलीलें देना शुरू कर देते हैं। अवाम का पेट इन बातों से नहीं भर रहा। अवाम बस एक ही बात चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बस करें ये मजाक, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को शिकस्त के बाद मायूसी ही मायूसी का सामना है। मुल्क में सियासी बेयकीनी के बादल मज़ीद गहरे हो गए हैं। पंजाब की सियासत किस करवट बैठेगी? ज़मीर फरोशी की बाज़गश्त एक बार फिर से, तहरीक इंसाफ का एक रुकन ख़रीद लिया गया। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और एंकर पर्सन तजियाकार बोल न्यूज़ मोहम्मद उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन खावर साहब, ज़मीर फरोशी की हवा एक बार फिर से चल पड़ी है। सुना है कि आपके लोगों को फिर से खरीदा जा रहा है। तहरीक इंसाफ का एक रुकन मसूद मजीद 40 करोड़ लेने के बाद तुर्की चला गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये जो पूरी गेम थी, ये हॉर्स ट्रेडिंग से ज़मीर फरोशी से लोटों की खरीदो फरोख्त से शुरू हुई थी। आपको याद है सिंध हाउस की वो सारी फुटेजेस और ये सारी बात जिस तरह स्टार्ट हुई, उसके बाद कोर्ट का उस पर फैसला भी आया, अवाम ने देखा भी, और ये जो पूरा बाजार गर्म किया गया उसके नताइज आज देखने पूरा मुल्क भुगत रहा है।
और अब हाल ये है कि इधर आकर अब वो दोबारा ये हरकतें शुरू कर दी हैं। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बड़ा क्लियर फैसला था कि 22 जुलाई को इलेक्शन होगा, 17 के इलेक्शन के बाद, ताकि पता चले किसके पास कितने लोग हैं। और इस मुल्क में पैसे तो देखें, पैसे तो दिए हैं। उससे पहले राणा सनाउल्लाह खुला उन्होंने स्टेटमेंट ही दी कि 5-7 बंदे इधर उधर हो जाएंगे। इलेक्शन में इन्होंने जो किया वो सबके सामने है। इनके गुजरात की जो स्टेटमेंट्स हैं, आप धमकी कह रहे हैं, तड़ी कह रहे हैं, दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। एक तरफ से लोग लालच दे रहे हैं, एक तरफ से धमकी दे रहे हैं, स्टिक एंड कैरेट अप्रोच कर रहे हैं कि किसी तरह ये इक़्तिदार अपना जो है कायम रखें। अच्छा देखिए, मसला ये है बेसिकली कि इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये जो इनका बिजनेस मॉडल है ना, ये कमर्शियल एंटरप्राइज चलती है ऐसे है। ये पैसे खुद थोड़ी कमाए हुए हैं, ये पैसे सारे करप्शन के पैसे हैं। इसलिए तो सिंध की हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते कभी, वहीं से पैसा बनाते हैं। जरदारी साहब इसको मास्टरमाइंड कर रहे हैं, वही पैसा लेके आते हैं और ये बेसिकली जो खरीदते हैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा उसामा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने हसन खावर को भी सुना। ये जो हमजा की हुकूमत है वो बचाने के लिए मुत्तहिदा हुकूमत बड़ी मुतहरिक। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं हसन साहब? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बेसिकली इनका इन्वेस्टमेंट साइकिल है। ये इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं, करप्शन से पैसा लूटते हैं, फिर वो पैसे लोटे खरीदने में इस्तेमाल करती है, लोटों की मदद से अपने इक़्तिदार को तवालत देना चाहती हैं और उस तवालत से मजीद पैसे कमाना चाहती हैं। सही, यानी ऐसे साइकिल चलता रहता है। ठीक है उसामा, आपकी तरफ आऊँगी। हमजा की जो हुकूमत बचाने के लिए मुत्तहिदा हुकूमत मुतहरिक हो गई है, मज़ीद मुतहरिक नज़र आ रही है। मेल मुलाकातों का सिलसिला अरूज पर है। पीटीआई और नून लीग एक दूसरे पर, दोनों मतलब एक दूसरे पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब ऐसे में पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करने वाली है, क्या होगा? और ये ज़मीर फरोशी, लोटे, इनका जो सीज़न ऑन हो जाता है इस तरह इलेक्शन के वक्त और इस तरह, तो ये कैसे सिलसिला रुकेगा? मुझे लगता है कि ये अब सफ़र उस तरफ शुरू हो चुका है, ये सिलसिला रुकने का। ये पिछले 30-40 साल में हमारी सियासत में ये गंद बहुत ज़्यादा आ गया और बढ़ता चला गया। हमने सुना छांगा मांगा की सियासत, मरी की सियासत, फिर आपने सिंध हाउस देखा, उसके बाद लाहौर का होटल देखा। सब देखिए, ये हमारे रहनुमा जिनको वोट डाला जाता है, जिनको चुना जाता है कि आप जाकर इस पूरी कम्युनिटी को, इस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करें कि मुल्क में किस तरफ जाना है, कानून किस तरह से बनना है, अखलाकियात क्या होगी, यही सब सेट करना होता है। बेसिक काम पार्लियामेंट का कानून साजी है। सॉरी मैं आपकी बात काटी, तो फिर इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही तो हमारे साथ हो रहा है। ये पिछले 40 साल से यही होता आया है। पैसा बनाना है आपने, सियासत में आकर पैसा बनाना है और उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करना है। एक क्लाउड बनता है, यही 100 खानदान और फिर उन्हीं के आगे पीछे ये इलेक्टेबल्स फिर इसी तरह से हो जाते हैं। ये हमारी अखलाकियात का जनाजा निकल गया, इसलिए तो एक सियासत गाली बनकर रह गया। अब हुआ क्या कि जी इमरान खान आया तो इसलिए इमरान खान साहब को टारगेट किया जाता है, जी बदतमीजी करते हैं, ये बड़ा सख्त है, ये किसी के साथ बैठते नहीं, ये तो किसी के साथ, इसकी तो जुबान ऐसी है, ये तो कोई समझता ही नहीं। क्योंकि एक जो हमारी पॉलिटिकल क्लास पिछले 40 साल में डेवलप हो गई थी, उसमें इमरान खान की कहीं गुंजाइश नहीं थी कि ये खेल से बंदा निकल आया और सब हो गया। लेकिन अब अगर आप देखें, एक लोगों को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। अगर इसका बड़ी बारीक बीनी से हम जायजा लें तो ये जो कहा जाता है ना 18 साल के बच्चे को तो समझ नहीं है, नालायक है, इनको तो समझ ही नहीं, को कुछ आता ही नहीं है, ये तो इनको गाइड से ही नहीं किया गया। असल में हुआ यह है कि वो निस्बतन वो इस गंद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप आज देखें, सोशल मीडिया का दौर है, आप ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर अगर आप देखें किस तरह से लोग मजाक बनाते हैं, उनमें एक अवेयरनेस आ गई। सबसे ज्यादा मैं देखता हूं मशहूर में तो ट्विटर पर देखता हूं कि वो टिकटॉक बनाए होते हैं कि जी मैं भिखारी नहीं हूं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन मजबूरी है। तो आप देखें ना, बच्चे उस चीज को लेते हैं अपने अंदर। अब वो नहीं इस चीज को देख सके, हकीकत पसंदी है, पैसा चलता है भाई, 40 करोड़ रुपया ले लो बस ठीक है, उसके बाद 5-10 करोड़ रुपया तुम खर्च करोगे सियासत में, दोबारा तुम एमपी भी बन जाओगे, हम तुम्हें टिकट भी दे देंगे। इस दफा ये चीज रिवर्स हुई है। अगर आप देखें तो ये इलेक्टेबल से कभी इलेक्शन नहीं हारे, 9 दफा जो लोग इलेक्शन जीते थे अभी ज़िमनी इलेक्शंस में वो लोग हार गए। तो ये चीज रिवर्स हो रही है। अब ये इनको सियासत में इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लोग एहतजाज करने लगे हैं। एक सवाल है, देखिए अब 40 करोड़ अगर एक लोटे का रेट लगता है उसको खरीदने के लिए, आप 40 करोड़ को खर्चते हैं। पहली बात ये, अगर आपने मेहनत से हक लाल से कमाए हो तो आप 40 करोड़ में एक लोटा नहीं खरीदेंगे। उसके बाद आप अगर 40 करोड़ एक बंदे को खरीदने पे लगा रहे हैं, यानी अपना वोट बैंक पूरा करना चाह रहे हैं, आगे आप क्या सोच के बैठे हैं अपने मुफादात की सियासत, और आपने 40 करोड़ में से कितना कमाना है उस लोटे पे जो लगाया है? 4 अरब कम से कम मेरी नजर में। और वो आप देखिए फिर इसीलिए होता है वो जो जाली अकाउंट समझ के खर्च रहे होते हैं ना, ये जाली अकाउंट्स का आप देख लेना, अरबों रुपया फिर उसमें आता है और फिर वो कहते हैं चलो ये, और कितनी देर के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए। उस 1 साल में आप सोचिए कितनी मार धाड़ होगी। उस 1 साल में क्या कुछ करना है आपने कि आप 40 करोड़ से पैसे को जारी पता डबल ट्रिपल करके निकालेंगे शायद उससे भी ज्यादा। जहर खाने के पैसे नहीं, हाँ, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है। तो अवाम का जो अभी गमो गुस्सा है, हसन खावर साहब, अभी ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने तो बदला ले लिया ना।
अवाम ने वोट दिया, तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया, और अवाम में जो फ्रस्ट्रेशन है, गम और गुस्सा है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों के इन रवैयों पे आयद होती है। ये कब मानेंगे? अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक बात की। देखें, एक मैं जरा एक चीज वाजे कर दूं, उसामा साहब ने छांगा मांगा की बात की जी। उस जमाने में बेसिकली जब ये लोटे इधर से उधर जाते थे तो एक पॉलिटिकल इनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। उसकी वजह ये थी कि दोनों साइडें एक तरह की थी, कभी लोटे लुढ़क के इधर चले गए, कभी लोटे लुढ़क के उधर चले गए, और उस पर कोई इशू नहीं बनता था। अब हुआ ये है कि खान साहब की सियासत ने इन सब को खरीदो फरोख्त करने वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। अब लोगों को पता चल रहा है कि ये सिर्फ लोटे नहीं है, ये ज़मीर फरोश भी है। और लोगों ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 17 जुलाई को अपना फैसला सुना दिया, और ऐसा सुनाया कि इनकी 30-30 साल की सियासत के मुंह पे एक तमांचा था। अब अगर ये इसको ना समझे और इसके बाद मजीद गलत काम करने की कोशिश करें, मजीद खरीदो फरोख्त करने की कोशिश करें, तो इसके नतायज बड़े खतरनाक निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जमहूरियत के अंदर, पूरी निज़ाम के अंदर लोग अपना राइट इस्तेमाल करते हैं तो वोट के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप उनके वोट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप उनके हक में टाका डालना चाहेंगे, पैसे खर्च करना चाहेंगे, तो लोग निकलेंगे बाहर, इनके घरों का घेराव करेंगे। ये मुल्क को अनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, और वजह क्या है कि अपना इक़्तिदार चलता रहे। अभी आप देख लें, पिछले 100 दिन के अंदर इन्होंने सिर्फ जो डीवैल्यूएशन हुई है, सिर्फ पिछले 100 दिन के अंदर, उससे हमारे बैरून मुल्क जो कर्जे हैं वो 5300 अरब बढ़े हैं। 5300 अरब। हमारा जो तरक्याती बजट है इस साल वफाकी हुकूमत का, वो 727 अरब है। यानी कि इन 100 दिनों में सिर्फ ये बढ़ने से ये आने वाले 7 सालों की तरक्की खा गए हैं। ये मेरे और आपके घरों की तरक्की थी, ये हमारे शहरों की तरक्की थी जो ये खा गए हैं। अब ये समझते हैं कि अगर ये इस तरह चलते रहेंगे और लोगों को खरीद सकते हैं तो लोग जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों में बहुत गम गुस्सा है। इंशाल्लाह इनको 22 जुलाई को इसका हिसाब भी मिल जाएगा, और अगर इन्होंने यही हथकंडे इस्तेमाल किए तो फिर तो ये मुल्क को खाना जंगी इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। फिर अल्लाह ही रहम करे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन से मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, जो उनका एक पीछे पूरा एक रवैया रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अदालतें भी नोटिस लेंगी और देखेंगी कि इस मुल्क में क्या। अच्छा सामा, ये महंगाई का बड़ा रोला मचा कर आए थे। सबसे पहले तो जब आपको याद है PDM का जो गैर फितरी सा इत्तेहाद बना था, वो महंगाई के नाम पे बना था कि जो आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलवाना है, इमरान खान से छुटकारा दिलवाना है। अब खुद क्या कर रहे हैं कि सिर्फ महंगाई पर इनसे सवाल किया जाए। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये गम गुस्सा लोगों में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 40 रुपये यूनिट बिजली हो जाएगी, जब ये जाकर कहेंगे जी मुश्किल फ़ैसले हैं, तो लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये मुश्किल फ़ैसले 40-40 करोड़ में हो रहे हैं, एक शख्स के लिए। और ये जरदारी साहब, मुझे लग रहा है, एक कहते हैं जी एक जरदारी सब पे भारी, और उनको ये आता है। सिंध में चूंकि वो इस तरह से करते आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने खुफिया मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था जी आप संभालें, जैसे भी है, मेरे बेटे की वजारत अगर गई तो हमें बाकी क्या बच रहा है, मैं तो घिर जाऊंगा, सिर्फ इस्लामाबाद तक रहूंगा। जरदारी साहब ने कहा कोई नहीं, फिक्र नहीं करें, मिलकर पैसा लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब आप ये देखें कि इसके बाद ये इनकी सियासत और ज्यादा दफन हो जाएगी, और ज्यादा ये बदनाम होंगे, और लोगों का गम गुस्सा कि जी आप खुद अपने इक़्तिदार के लिए करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। वो तज्जियाकार जो इनकी हिमायत में होते थे, अब वो भी मैं देख रहा हूँ, वो भी रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब सबको नजर आ गया कि मेजॉरिटी किसके पास है, परवेज़ इलाही के पास है, वो वज़ीर आला बन सकते हैं, तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है, तो आप ये क्या गेम कर रहे हैं, कितना गंद खेल रहे हैं आप, और इसकी वजह से ये बिल्कुल बदनाम होकर रह जाएंगे। वो जिस तरह इन्होंने कहा था ना, वोट को इज्जत दो के बाद अब नोट को इज्जत दो पर आ गए हैं। इनके पास कोई नजरिया नहीं बचेगा, कोई वापसी का रास्ता नहीं बचेगा, और लोग फिर जब इनसे महंगाई का सवाल करेंगे तो इनके कोई जवाब सुनने को तैयार नहीं होंगे कि जनाब हम पेट पर पत्थर बांधें और आप याशियां करें, आपके पास अरबों रुपया है और आप अपनी हुकूमत चलाते रहें। अपने लोग कह रहे हैं कि आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हमसे नहीं चल रही, बड़ा नुकसान है, और ये उसको तूल दे रहे हैं। ये सारी इनकी इन्वेस्टमेंट इनके उल्टा गले पड़ेगी। आज आप मेरी बात नोट कर लीजिए। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। हसन खावर मेरे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी भी। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा हसन खावर साहब, तहरीक इंसाफ के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत पे वक्त से पहले जो आम इंतखाबात कराने के लिए दबाव बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इत्तेहादियों की जानिब से भी इंतखाबात की बहरहाल फरमाइश की खबरें मौसूल हो रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो ये मुतालबा मुस्तरद करते हुए दो टोक ऐलान ये करते हैं कि जी मौजूदा कौमी असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, हर हाल में पूरी करेगी। कैसे पूरी करेगी? क्या ऐसा होता मुमकिन नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर ये समझते हैं कि मुल्क को ये माशी तौर पे दिवालिया करके पंजाब में बदतरीन तरीके से इलेक्शन हार के
सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म बन के वो ये हुकूमत चला सकते हैं, तो फिर तो मुझे इनकी सियासी बसीरत पे बहुत शदीद शुबा है। देखें, ये तो अच्छे वक्तों में वफाक और पंजाब में अलग पार्टी चली, इनकी अपनी पार्टियां रही। आपको पता है 90 की दिहाई में क्या होता रहा। आपका जो मुल्क का हाल है, मैं आपको बताऊं कि विद एवरी पासिंग डे ये मुल्क का, आज आप देखें डॉलर के साथ क्या हुआ है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी। अब आप इनको फर्क नहीं पड़ा। इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये मैं और आप या पाकिस्तान में जिन लोगों के इंटरेस्ट हैं, हम तो सफ़र करते हैं। जब रुपया गिरता है हमारी कुव्वत खरीद कम होती है, हम गरीब होते हैं, लेकिन ये अमीर होते हैं क्योंकि इनका तो सारा पैसा डॉलरों में बाहर पड़ा हुआ है, तो इनको तो ये सूट करता है। तो ये अपनी दौलत को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट चला सकेंगे। इनको लोगों ने ही नहीं रहने देना, और इनकी पार्टी के अपने अंदर से ये वॉइसेस हैं। अभी इनको लंदन से कॉल आनी, इन्होंने दौड़ते भागते वहाँ जाना है। उनको पता है कि जो उन्होंने गलत पिछले 100 दिन की सियासत की है, आज ये हाल हुआ है। आपने देख लिया कि पंजाब में नून लीग का क्या हाल हुआ है, तो ये हुकूमत कैसे चलाएंगे? अभी तक तो IMF के साथ इनके मामला पूरी तरह तय नहीं हुए। महंगाई का हाल देखें, पेट्रोल, बिजली, गैस, कुछ इनसे नहीं चल रहा। और अब जब से हमने इलेक्शन जीता है, ये सबको नजर आ गया है कि ये हुकूमत बिल्कुल गिर रही है। तो मार्केट में एक पैनिक मच गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। और अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम दूर ना किया गया तो खुदा ना खास्ता ये मुआशी बुरहान और शदीद हो जाएगा, और ये मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। आपने लंदन जाने की जो बात की थी हसन साहब, साद रफीक साहब तो कह रहे थे कि अपना मुल्क छोड़कर भागा नहीं जाता। तो ये मेरा ख्याल है अपने कायद महबूब कायद को ना शायद वो कह रहे हैं, उनके लिए पैगाम तो नहीं दे रहे थे कि वो जो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। कैसी बातें करते हैं ये। ठीक है, समझ तो पता नहीं इनको आएगी कि नहीं आएगी। मुझे वो याद आ गया उसामा, ये हिना परवेज़ भट्ट साहब बड़ा खिलौनों की दुकान में गई थी और खिलौने ले रही थी, इमरान खान साहब के रोंदी की बात कर रही थी। तो फिर अब क्या अपने लिए खिलौने ले रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? समझ आ गया होगा इनको ये इंतखाबात में हारने के बाद कि हकीकत क्या है। कुछ ऐसे खिलौने होने चाहिए जो आंसू पहुँचते हों। लेकिन अब नई जो स्कीम लड़ाई जा रही है उसमें मुझे लगता है कि इनको और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। ये जो इत्तेहादियों की आपने बात की, इसमें देखें सब ये कह रहे हैं कि जी कुछ निकल जाए, हम कुछ बच जाएं, लेकिन उनको मसला क्या है, उनको समझाया क्या जाता है। देखें कि अभी हम जाते हैं अगर, तो इमरान खान आ जाएगा 2 तहरीक से। वो जो खौफ नहीं पहले इनको डाला गया था, जो खुद अब कह रहे हैं मियां जवेद लतीफ कि हमें कहा गया था कुर्सी पर कोई आ जाएगा, ये हो जाएगा, हमें तो धकेला गया, हम इतना जनाब वो दूध पीते बच्चे थे, हमें समझ नहीं आई। यानी साजिश मान रहे हैं कि हम बिल्कुल इस साजिश में, ये पूरी, यानी कोई महंगाई का मसला नहीं था, अदम इत्मीनान एक सीट के लिए, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई महंगाई, सब झूठ था, फ्रॉड था। अब जब आ गए, अब मसला ये है कि इनको ये लग रहा है कि अभी इमरान खान आ जाएगा 2 तहरीक से। जिस मकसद के लिए हम आए थे, हमने अपने केसेस खत्म करने थे, हमने किए, ये तो 2 तहरीक से आ गया, ये तो ऐसे कानून आएगा, मैं तो छोड़ेगा नहीं, और वो साफ कह रहा है। तो इनको ये लग रहा है कि अभी हमें नुकसान हो गया, अगर हम अब जाते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होगा। 1 साल इंतजार कर लेते हैं जितना हो सकता है, फिर कोई लोग बिठाकर, हाँ जी, कुछ अपने लोगों को ओहदे पर बिठाकर कुछ और ज्यादा तब्दीलियां करके, आपने कहा नैब में भी तब्दीलियां करनी है और इदारों में भी कर लेंगे, कुछ तैनातियां हम ओहदों पर हम कर देंगे। कहूंगी कि मुल्क का नुकसान हो या फायदा, इससे इनको सरकार नहीं, एटलीस्ट ये चाह रहे हैं कि चले थोड़ा बहुत अपना ही फायदा और कर लें। इस वक्त तो हम गए। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने निजी टीवी चैनल पर बैठ के कुछ बातें की हैं जो बड़ी आप डिस्कस हो रही हैं, आपने देखा होगा। कुछ लोग बड़ा कह रहे हैं बड़ी सच्ची बातें कर दी उन्होंने, बहरहाल तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है उनको। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे लगता है कि पहले वो चैरिटी बिगिंस एट होम, जो उन बातें कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, उसका इजहार कहीं नजर आया। वो जो V8 गाड़ियां हैं, 4-5 करोड़ की एक गाड़ी है, वो आगे पीछे जो चल रही होती हैं, वो भी कुछ दिखाए ना। तो क्या है, वजारत अगर कोई चीज़ नहीं है तो गाड़ियां भी क्या चीज़ हैं? फिर ये जो सारे कैंप ऑफिस बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये जोहराने, यानी आप देखें कि उस जो कह के लगाए जा रहे हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, 40 रुपए यूनिट बिजली हो रही है, छोड़ देना। फिर कोई वजीर आजम हाउस का कोई, वहाँ भी लोड शेडिंग होगी, 40 रुपए का यूनिट वहां भी दिया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से देंगे, आखिर अरबों रुपया उनके पास है। उनके तो चपड़ासी के पास अरबों रुपया निकल आया था, तो ये तो कोई बात ही नहीं उनके लिए। तो वो भी फिर ये करके दिखाएं, सारे इत्तेहादी जो हैं वजारतों में ये दिखाएं कि जनाब हम तनख्वाहें नहीं ले रहे, हम कोई पेट्रोल नहीं ले रहे, सब बिजली हम अपने पल्ले से दे रहे हैं। फिर मैं उनकी बातें मानूंगा कि जी मुल्क की खातिर जनाब वजारत कोई चीज़ नहीं है, मुल्क की खातिर जनाब इलेक्शन कोई चीज़ नहीं है। अगर मुल्क की खातिर इलेक्शन कोई चीज़ नहीं था तो 40 करोड़ रुपया आप एक MP के लिए दे रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर आपकी नजर में आपने तो जीने मरने का मसला बना लिया। हसन साहब, आपसे भी मैं इस पे कमेंट चाहूंगी। उसामा ने बड़ा डिटेल में कमेंट किया। ये जो मिफ्ता साहब एक निजी टीवी चैनल पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही थी, बहुत से लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, कुछ बड़े सदके वारी जा रहे हैं कि बड़ी सच्ची बातें कर दी। आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि ये और इनकी पार्टी जो है ना, ये इक़्तिदार की खातिर मुल्क का भी नहीं सोचते। अगर ये बातें वाकई यमीन करते तो क्या सवाल ना उठाते? जो नैब के कवानीन में तरामीम करके जो 11 अरब का डाका डाला है, आते ही
इनके साथ हुआ क्या है? आपने जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट सुनी। इनके साथ हुआ ये है कि ये अपने आप को NRO 2 देने आए। बिल्कुल, NRO 2 तो दे ने भी वो कोट उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। लोगों ने जब इनको मुस्तरद किया तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि इल्जाम किस पे दें, कभी न्यूट्रल, कभी कुछ बातें कर रहे हैं, और अब आकर इस तरह की तबलीग शुरू कर दी है। ये बातें तब अच्छी लगती हैं जब आप उसे खुद प्रैक्टिस करें, वरना बात यह है कि बातें तो सारी दिन ये लोग झूठ बोलते हैं आवाम से। तो ये इसमें मजीद FRS में ऐड कर दें। अच्छा हसन साहब, अभी टाइम वक्त की कमी, एक सवाल जो मैं आप दोनों से आपका कमेंट चाहूंगी, आपसे भी उसामा से भी। अभी ये जो शहबाज शरीफ साहब अगर देखा जाए वो भी ब्लैकमेल ही हो रहे हैं ना, कि नून लीग के आपस के इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, ढके छुपे तो अब नहीं है, जितना मर्जी पर्दा डालेंगे लोग आके TV के सामने, माइक के सामने। दूसरी चीज़ इत्तेहादी जो हैं वो भी हुकूमत की जो कश्ती है उससे किसी भी वक्त उतर सकते हैं। यानी अब शहबाज शरीफ साहब पे दबाव तो है, वो माने या ना माने वो एक अलग बात है। अब वो मईशत बचाएं या इत्तेहादी बचाएं, और आप लोगों को बड़ा ताना दिया करते थे ये लोग कि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो अब अपनी क्या हालत है इनकी? देखिए, अब जो है ना, ये बेसिकली अंग्रेजी में कहा जाता है कि कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगर ये गवर्नमेंट आज छोड़ते हैं और इलेक्शन करवाते हैं तो इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से वापस आ जाएंगे। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते और इक़्तिदार से चिमड़े रहना चाहते हैं तो इनको ये पता है कि मुल्क की हालत इतनी बिगड़नी है कि लोगों ने उन्हें वहाँ रहने नहीं देना। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा की खातिर इस चीज़ में छलांग तो लगा ली और ज़रदारी साहब की बातों में आ गए, लेकिन अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो भी इस बात के खिलाफ थे। आपको पता है कि खबरें यही बताते थे कि इनके बड़े भाई भी इस बात के हक में नहीं थे। तो उन्होंने माशाल्लाह हैंडेडली अपनी पूरी पार्टी का भी बेड़ा गर्क, और मुझे जो अफसोस है कि अपनी पार्टी का तो किया, लेकिन मुल्क के साथ जो कर रहे हैं वो तो उसकी कॉस्ट तो मैं और आप पे कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं ये ज़्यादा दिन अब चलने नहीं है, और अल्लाह पाकिस्तान को इस मुआशी बुरहान से निकाले, और उसका सिर्फ एक रास्ता है, फौरी इलेक्शन, और ये साल इंशाल्लाह इलेक्शन का साल होगा। ठीक है उसामा, आपसे भी कमेंट चाहूँगी इसमें। यानी अब कह सकते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इनके आगे कुआं है पीछे खाई है, समझ नहीं आ रही क्या करें, कुएं में जाएं खाई में जाएं। बिल्कुल 100% आपने सही कहा, और इस चक्कर में वो बड़ा मशहूर एक लतीफ़ा भी है, हिकायत भी है, वाक़या भी है, 100 जूते और 100 प्याज, वो सिलसिला चल रहा है। वो सज़ा मिली किसी को तो उसने कहा कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, या 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ। तो उसने कहा जी जूते दर्द बड़ी होगी, मैं प्याज खा लेता हूँ 100। जब 10 प्याज खा लिए कहते हैं बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे जूते मार लें। 10 जूते पड़े तो कहता है अब दर्द बहुत हो रही है मुझे आप प्याज खिला दें। तो करते करते उसने 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी खाए। अभी मेरा ख्याल है गिनती चल रही है, और जिस तरह से ये सियासत खेल रहे हैं, जिस तरह समझ रहे हैं अपने इक़्तिदार को दवाम दे देंगे, लोग देख रहे हैं। इनका वोट बैंक भी फारिग हो रहा है, इनका नजरिया भी फारिग हो रहा है। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा जब तक ये इलेक्शन में जाएंगे। तो इमरान खान को फायदा ही फायदा हो रहा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जितना इलेक्शन डिले करेंगे, जितना ये अपने इख्तिदार को दवाम देने की कोशिश करेंगे, लंबा करने की कोशिश करेंगे, इमरान खान को उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। ठीक, और खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। हसन खावर साहब आपका और उसामा गाजी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।